गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, अगर हम बात करें आज के द हिंदू फ्रंट पेज की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है राहुल गांधी जी, इन्होंने मीडिया को एड्रेस किया कल। एंड साथ ही इन्होंने यहाँ पे आरोप लगाए कि किस तरह से कर्नाटका की जो एलन कॉन्स्टिट्यूंसी है वहां पर कोशिश करी गई है वोटों को डिलीट करने की। इसके लिए इन्होंने यहाँ पे कुछ प्रूफ दिखाए। इन्होंने दिखाया कि किस तरह से कुछ लोगों के द्वारा ट्राई किया गया वोट डिलीट करवाने का, और एक्चुअली उन लोगों को पता भी नहीं था कि वो वोट डिलीट करवा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस उन्होंने सामने रखने की कोशिश करी है। साथ ही साथ उन्होंने कुछ और एविडेंसेस भी दिखाए कि किस तरह से जो वोटर डिलीशन का पूरा प्रोसेस है, एक लंबा प्रोसेस है, बट एक इंसान ने 36 सेकंड के अंदर दो लोगों के वोट डिलीट करवाने की कोशिश करी है, जो कि ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है। इसका अर्थ ये है कि वोट डिलीट एक इंसान नहीं बल्कि एक मशीन के द्वारा किए जा रहे हैं। अब ये सारे आरोप यहाँ पे इनके द्वारा दिखाए गए, कुछ उन्होंने प्रूफ भी दिखाए उसके रिगार्डिंग। एंड साथ ही साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार जी के ऊपर इन्होंने बहुत बड़े बड़े एलिगेशंस भी लगाए। अब ईसीआई का इसके ऊपर रिस्पॉन्स भी आया। उन्होंने कहा कि ये सारे के सारे रिस्पॉन्सेज बेसलेस हैं। पर एक्चुअली मैं देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर इलेक्शन कमीशन को काफी ट्रॉल भी किया जा रहा है। उसका कारण ये है कि ईसीआई ने दो तर्क दिए हैं। पहला तर्क ये दिया है कि इस तरह से वोटर डिलीट करना पॉसिबल ही नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि पास्ट में कुछ कोशिश हुई है 2023 में वोटर डिलीट करने की, तब उन्होंने एफआईआर भी लिखवा दी। अब ये दोनों तर्क अपोजिट जाते हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि ऐसे डिलीट करना पॉसिबल नहीं है, दूसरा कहा जा रहा है कि डिलीट किए जा रहे थे पास्ट के अंदर, तब इन्होंने निकाल लिया और इन्होंने एफआईआर कर दी। तो इस वजह से ईसीआई का रिस्पॉन्स थोड़ा सा वेग और थोड़ा बायस्ड इस तरह से अब लग रहा है। लेट अस सी कि इन पर्टिकुलर आरोपों का किस तरह से ईसीआई जवाब देता है। क्या वाकई में इस तरह के कुछ केसेस हमारे सामने थे? क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में अगर हम बात करें, कर्नाटका के सीआईडी ने बहुत बार इंफॉर्मेशन मांगने की कोशिश करी है और वो इंफॉर्मेशन उनको नहीं मिली है। तो लेट अस सी कि कैसे आगे ये मुद्दा और जाता है, कि किस तरह से आगे हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इसके रिगार्डिंग रिस्पॉन्स करता है। दोस्तों, डेट है आज की 19 सितंबर 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे जो हिंदी दिवस के ऑफर्स थे उनको एक्सटेंड किया गया है। इस हिंदी दिवस के मौके के ऊपर आपके सभी हिंदी मीडियम कोर्सेज के ऊपर आपको 70% तक ऑफ आपको देखने को मिल जाएगा। तो इन कोर्सेज के जो लिंक हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां पर जाकर आप इन कोर्सेज के अंदर खुद को एनरोल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो टॉपिक हमें डिस्कस करना है वो है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बारे में। इसको समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। देखो, मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन करता हूँ। दरअसल में ना, बात आज से लगभग 10 दिन पहले की है। 9 सितंबर को क्या होता है, जो इसराइल है ना, वो दरअसल में कतर के कुछ एरियाज में अटैक करता है। अब क्वेश्चन ये आएगा, कतर में क्यों अटैक कर रहा है इसराइल? उसका रीजन है, दरअसल में इसराइल ने जो एयर स्ट्राइक करी ना कतर दोहा के अंदर, उनका पर्पस ये था कि कतर के अंदर कुछ हमास जो आपका जो ग्रुप आपको देखने को मिलेगा, जो कि गाजा पट्टी में आपको देखने को मिलता है, हमास के कुछ नेगोशिएटर जो थे वो दरअसल में दोहा कतर में कुछ मीटिंग्स, कुछ नेगोशिएशन यहाँ पे कर रहे थे। तो इसराइल ने कोशिश करी कि इस एयर स्ट्राइक के माध्यम से इन हमास के नेगोशिएटर्स को मार दिया जाए। अब क्वेश्चन ये आता है कि दोस्तों, ये अटैक हो कहाँ रहा है? कतर के अंदर, राइट? तो कहीं ना कहीं कतर की सॉवरेनिटी के ऊपर यहाँ पे क्वेश्चन मार्क उठ जाता है कि इसराइल ने कतर की सॉवरेनिटी को वॉयलेट करने की यहाँ पे कोशिश करी है। अब फिर ये मुद्दा जाता है आपके यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर, राइट? एंड वहां पर भारत भी इनफैक्ट जो इसराइल का ये जो कदम था इसको यहाँ पे कंडेम करता है। तो थोड़ा सा हम एक काम करते हैं, ह्यूमन राइट काउंसिल के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों, ये जो यूएनएचआरसी है ना, वो दरअसल में आपको एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी देखने को मिल जाएगी अंडर यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूएनजीए के अंतर्गत। इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2006 के अंदर, जब यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन ह्यूमन राइट्स को इसने रिप्लेस किया। इसके हेडक्वार्टर्स जिनेवा स्विट्जरलैंड के अंदर हैं। यहाँ पर आपको टोटल 47 मेंबर स्टेट्स देखने को मिल जाएंगे, जिनको इलेक्ट यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा ही किया जाता है। और इनकी जो टर्म होती है वो आपको 3 साल की आपको टर्म यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। साथ ही साथ जो मेंबर्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रीजन से आते हैं, ताकि पूरी दुनिया भर का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे यूएनएचआरसी के अंतर्गत यहाँ पे हो पाए। अब काम क्या रहता है इसका? काम यही है कि दुनिया भर में ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, साथ ही साथ जहां जहां ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं उनको एड्रेस करने की कोशिश करो, कुछ रिकमेंडेशन करो। एंड अगर मान लीजिए कहीं पर ह्यूमन राइट्स से सॉवरेनिटी इंपैक्ट हुई है,
तो वहां पर रेस किया जा सकता है, एक प्लेटफॉर्म यहाँ पे प्रोवाइड किया जा सकता है। अब यहाँ पर क्या हुआ है, जैसा मैंने आपको बताया, कतर की सॉवरेनिटी यहाँ पे वायोलेट हुई है, एंड दैट इज वाई ये मुद्दा यूएनएचआरसी के अंतर्गत आया, एंड वहां पर भारत ने भी कतर का साथ दिया और भारत ने इसराइल को यहाँ पे कंडेम किया है। इंडिया ने यहाँ पे इनफैक्ट डीप कंसर्न यहाँ पे जाहिर किया कि किस तरह से ये बॉम्बिंग हुई है दोहा के अंदर। ठीक है, तो भारत ने हमेशा यही बोला है कि जो भी कोई मुद्दे होते हैं ना, वो डायलॉग, डिप्लोमेसी और सॉवरेनिटी को रिस्पेक्ट करते हुए ही यहाँ पे रिजॉल्व होने चाहिए। कोई इस तरह से अटैक करना ये प्रॉपर तरीका नहीं है किसी भी मुद्दे को यहाँ पे सुलझाने का। अब आप नोटिस कर पाओगे कि भारत काफी केयरफुली चीजें मैनेज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हमारे इसराइल के साथ भी रिश्ते अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे इसराइल के साथ से रिश्ते खराब हैं, प्लस कतर के साथ भी हमारे रिश्ते ठीक हैं, अरब स्टेट्स के साथ भी हमारे रिश्ते अच्छे हैं। पर जहां जहां इसराइल गलत है वहां वहां हम इसराइल को कंडेम करेंगे, जहां बाकी और देश यहाँ पे कोई ना कोई गलत है वहां हम उनको कंडेम करते हैं। तो भारत एक तरह से न्यूट्रल एक्टर की तरह यहाँ पे स्टेबिलिटी और डिप्लोमेसी चाहता है पूरे रीजन के अंदर, और भारत हमेशा ही दोस्तों सॉवरेनिटी और पीस के साथ में यहाँ पे खड़ा रहा है, और यूएनएचआरसी के अंदर भारत का स्टैंस क्लियरली इस बात को यहाँ पे दर्शाता है। आगे आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज मुरान कम्युनिटी डिमांड फॉर एसटी स्टेटस। इसको थोड़ा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज तो आपसे मैं पूछना चाहूंगा, आपने लक्ष्मीकांत के अंदर एक चीज पढ़ी होगी कि किसी कम्युनिटी को शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस मिलता कैसे है। देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रोसेस है, एंड यहाँ से दरअसल में ना आपका क्वेश्चन बन सकता है। प्लीज आप अंडरस्टैंड करिएगा कि आपको ना कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 342(1) आपको देखने को मिल जाएगा। उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि जो प्रेसिडेंट होंगे ना, वो स्पेसिफाई करते हैं कि कौन सी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनको एसटी का यहाँ पे दर्जा होगा किसी यूटी या स्टेट के अंदर। और आर्टिकल 342(2) की बात अगर मैं करूं, तो यहाँ पर बात लिखी हुई है कि केवल जो पार्लियामेंट है ना, वही चेंजेस कर सकता है थ्रू अ लॉ, राइट। तो पार्लियामेंट एक कम्युनिटीज की एक लिस्ट मतलब स्पेसिफाई करते हैं, एंड 342(2) के अंदर केवल पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो कुछ इंक्लूड या डिलीट कर सकते हैं लॉ के माध्यम से। अब हमारे पास यहाँ पे टोटल 6 स्टेप का आपको प्रोसेस देखने को मिल जाएगा, जिसके माध्यम से कम्युनिटीज को एसटी लिस्ट के अंदर यहाँ पे डाला जाता है। सबसे पहली चीज तो ये है कि आपका जो भी स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे यूटी है, वो यहाँ पे एक प्रपोजल करेगा। ठीक है, प्रपोजल हमेशा ही कंसर्न स्टेट यूटी, स्टेट गवर्नमेंट या यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू होगा। ठीक है, इन्होंने प्रपोजल दिया। अब वो जो प्रपोजल होगा वो जाएगा रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, आरजीआई के पास। अब जो आरजीआई होंगे ना, वो क्या करेंगे, वो इस प्रपोजल को स्क्रूटनाइज करेंगे। वो देखेंगे कि क्या वाकई में ये जो कम्युनिटी है, इसके कस्टम्स अलग हैं, इसके सोशो एंथ्रोपोलॉजिकल ट्रेट्स हैं, वो सब चीजें यहाँ पे स्टडी करेंगे आरजीआई, एंड उस बेसिस के ऊपर वो देखेंगे। अगर मान लो उनको ठीक लगता है कि हाँ, तो आगे भेज देंगे। पर अगर लगता है कि नहीं, अगर उसको नॉट रिकमेंड करते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे थोड़ा और डेटा, थोड़ी और क्लैरिफिकेशन दो। ठीक है, चलो एक बार रिकमेंडेशन हो गया, फिर क्या प्रोसेस खत्म हो गया? नहीं, आगे ये जाएगा एनसीएसटी के पास, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास। अब एनसीएसटी भी देखेगा, एनसीएसटी देखेगा कि क्या उनका कल्चर कैसा है, क्या आपका जो जोग्राफिकली वो आइसोलेटेड है, बैकवर्डनेस किस तरह की है, बाकी और कम्युनिटी से शाइनेस है या नहीं है, प्रिमिटिव ट्रेड्स हैं या नहीं है। ये बहुत सारी चीजें इस तरह से एनसीएसटी देखेगा, एंड उस हिसाब से वो फिर रिकमेंडेशन करेगा। फिर आप नोटिस कर पाओगे कि जो सारा रिकमेंडेशन है ना, वो फिर मोटा मिनिस्ट्री के पास जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के पास। वो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स फिर सारी चीजें देखती हैं, एंड अकॉर्डिंगली फिर फाइनल मुद्दा जो जाता है वो यूनियन कैबिनेट के पास जाता है। फिर कैबिनेट यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज को क्लियर कर देता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर एक बिल लाया जाता है आपके पार्लियामेंट के अंदर। फिर जैसे ही आपका बिल, बेसिकली अमेंडमेंट बिल जो है, वो पास हो जाता है, अकॉर्डिंगली जो कम्युनिटी है यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि वो कम्युनिटी शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी का पार्ट यहाँ, मतलब शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस उनको यहाँ पे मिल जाता है। दिस इज द एंटायर प्रोसेस। अपने आप में काफी लंबा प्रोसेस है, एंड इसीलिए यहाँ पे बनाया गया है कि किसी गलत कम्युनिटी को यहाँ एसटी का दर्जा ना मिले, बहुत ही देख के यहाँ पे इनको दर्जा मिले। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, असम के अंदर एक कम्युनिटी है मुरान कम्युनिटी। इन्होंने दरअसल में काफी बड़े स्तर के ऊपर एक इकोनॉमिक ब्लॉकेड यहाँ पे लॉन्च किया है, क्योंकि वो डिमांड कर रहे हैं कि हमें एसटी का दर्जा मिलना चाहिए। अब ये कम्युनिटी कौन सी है दोस्तों? मुरान कम्युनिटी आपको एक इंडिजिनियस असामीज कम्युनिटी देखने को मिल जाएगी। ज्यादातर ये कम्युनिटी एग्रेरियन कम्युनिटी है, और ये अपर असम, खासकर अगर आपका तिनसुकिया और डिब्रूगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आपको देखने को मिल जाती है। इनकी एंसेस्ट्री जो है वेस्टमिस ट्राइबल ग्रुप्स को ही ये ट्रेस करते हैं, एंड ब्रह्मपुत्रा वैली में वन ऑफ द अर्ली सेटलर्स, मतलब सबसे पहले आने वाले
लोगों में से आपके एक है मोरान कम्युनिटी। साथ ही साथ ये ज्यादातर एसमीज बोलते हैं, पर हालांकि इनके कुछ ट्रेडिशंस हैं जहां पर आपका ताई ओहाम लैंग्वेज भी यहाँ पे बोली जाती है। तो ये कुछ चीजें थी मोरान कम्युनिटी के बारे में जो हमें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे, दैट इज योर ऑपरेशन वीड आउट। इसको अंडरस्टैंड करते हैं। देखो कुछ मैं आपको चीजें बताता हूं। जैसे अगर हम दोस्तों भारत की बात करें ना, तो भारत अपने आप में बॉर्डर्स की वजह से बहुत ज्यादा वल्नरेबल है। उसका कारण ये है कि भारत के आसपास के रीजन्स के अंदर ना काफी ज्यादा ड्रग सेंटर्स आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे एक है यहाँ पे गोल्डन क्रिसेंट, जिसमें आप नोटिस कर पाओगे ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान है। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम दूसरी साइड पे आए तो यहाँ पर आपको गोल्डन ट्राइंगल देखने को मिल जाएगा, जहाँ थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार। तो एक तरह से ड्रग ट्रैफिकिंग के चांसेस इंडिया के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि आसपास के रीजन इस तरह से हैं। तो भारत को समय समय के ऊपर यहाँ पे देखना पड़ता है कि कुछ भी इस तरह की चीज़ें, गतिविधियां भारत में ना हो। अब आप लोग जानते होंगे डीआरआई के बारे में। डीआरआई की जब हम बात करते हैं, इट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। दरअसल में इसने क्या किया, इसने 108 किलो हाइड्रोपोनिक वीड जो थी ना, उसको सीज किया, उसको पकड़ा है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर वीड तो हम समझते हैं, ये हाइड्रोपोनिक वीड क्या होती है। देखो, आप लोगों ने हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर देखा होगा। दरअसल में जैसे आप इस पिक्चर में आप देख पाओगे, यहां पर ना जो खेती की जा रही है ये मिट्टी के अंदर नहीं हो रही। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं सॉइल फ्री सिस्टम, क्योंकि मिट्टी तो है ही नहीं यहाँ पे। तो सर क्या है ये, किसमें मतलब कैसे ग्रो कर रहे हैं। दरअसल में एक सोल्यूशन होता है, उस सोल्यूशन में आपके न्यूट्रिएंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। ये न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ना, जो सोल्यूशन के अंदर है, इसी से आपके जो प्लांट्स हैं वो सस्टेन करेंगे। इसी को बोलते हैं हाइड्रोपोनिक सिस्टम, जहां पर आप कहीं ना कहीं न्यूट्रिएंट रिच सोल्यूशन का इस्तेमाल कर रहे हो, मिट्टी का इस्तेमाल आप नहीं कर रहे। तो भाई इसी तरह से वीड को भी ग्रो किया जा रहा है, और उसी को हम बोल रहे हैं हाइड्रोपोनिक वीड कल्टीवेशन। तो डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इस तरह से 108 किलो आपकी हाइड्रोपोनिक वीड को सीज कर लिया, उसको धर दबोचा है, और इसी ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन वीड आउट। ठीक है, तो देश भर के अंदर इस तरह से हम यहाँ पे क्रैक डाउन कर रहे हैं ड्रग ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग। और ये जो भी एक्शन लिए जा रहे हैं, ये एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत दिए जा रहे हैं, दैट इज नेशनल ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। ठीक है, तो काफी बढ़ोतरी हो रही है इस तरह की वीड स्मगलिंग के अंदर, क्योंकि थाईलैंड से बहुत सारा इस तरह से आपका वीड भारत में आ रहा है, और भारत चाहता है कि इस सब को हटाया जाए। और भारत सरकार का जो विजन है नशा मुक्त भारत का, उस विजन को भी यहाँ पे ये साकार करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कदम आपका यहाँ पे बन जाता है। थोड़ा सा दोस्तों हम लोग डीआरआई के बारे में भी जान लेते हैं। दरअसल में डीआरआई जिसने ये पूरा ऑपरेशन किया है, इट इज डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस। इसको 1957 में बनाया गया था, और भारत की प्रीमियम इंटेलिजेंस एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी है, जो कि सीबीआईसी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, जो कि आपका फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, उसको यहाँ पे मतलब उसके अंतर्गत ये एस्टेब्लिश्ड है। बाकी इसका काम देखो, एंटी स्मगलिंग के साथ डील करना, कस्टम ड्यूटी एवेजन के साथ डील करना, नारकोटिक्स हो गया, गोल्ड हो गया, नकली करेंसी हो गया, वाइल्ड लाइफ ट्रेड हो गया, ये भी जो भी चीजें होती हैं ना, उनका सारा काम यहाँ पे देखना आपका डीआरआई, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस का ही यहाँ पे काम हो जाता है। ठीक है, ओके। आगे आते हैं, अगला टॉपिक हमारे सामने है चीता रिलोकेशन के बारे में। दोस्तों चीता रिलोकेशन मतलब चीता वाली बातें हमने कई बार पहले भी डिस्कस करी हुई हैं। दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि भारत में ना 1952 में चीता एक्सटिंक्ट हो गए थे। अब भारत में जो पहले चीतास पाए जाते थे वो एशियाटिक चीतास थे। ठीक है, और आज के समय के ऊपर एशियाटिक चीता केवल आपको ईरान में देखने को मिलते हैं, राइट। पर हम चीता रीइंट्रोड्यूस कर रहे हैं हमने भारत में। अब ध्यान में रखना, जो भारत ने चीता रीइंट्रोड्यूस किए ना, वो दरअसल में अफ्रीकन चीता है। अफ्रीकन चीता काफी मात्रा में है, एशियाटिक चीता तो केवल और केवल ईरान में ही बचे हुए हैं। तो हमने जो इंट्रोड्यूस किए हैं वो अफ्रीकन चीता है। ये दोस्तों हमने नमीबिया से, साउथ अफ्रीका से हमने भारत में रिलोकेट किए, राइट। और इस तरह से आप देख पाओगे कि प्रोजेक्ट चीता 2022 में हमने स्टार्ट किया, जब नमीबिया से 8 चीता और 12 चीता हमने यहाँ पे साउथ अफ्रीका से हम लेकर आए। कहाँ पर? कूनो नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे दरअसल में इसकी हमें तीसरी एनिवर्सरी देखने को मिली है आपकी प्रोजेक्ट चीता की। और इसी मौके के ऊपर क्या हुआ है, एक फीमेल चीता को हमने यहाँ पे रिलोकेट किया है। देखो यहाँ पे आप पिक्चर में देखना, अभी तक हमारे यहाँ पे कहाँ थे, कूनो नेशनल पार्क के अंदर। ठीक है, वहां से हमने यहाँ पे क्या किया है, अपने जो चीता को हमने यहाँ पे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी जो भी आपके मध्य प्रदेश के अंदर ही है, वहां पर हमने इनको रिलोकेट किया है। और उसको रिलोकेट करने का कारण यही है कि देखो, कूनो नेशनल पार्क के अंदर काफी ज्यादा मात्रा बढ़ रही है
27 के आसपास टाइगर हो गए हैं, तो सॉरी 27 के आसपास आपके चीतास हो गए हैं, तो इन चीतास को हम यहाँ पे दूसरी जगहों पे यहाँ पे रीलोकेट कर रहे हैं। तो ये रीलोकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ठीक है, तो कौन ये पूरा काम देख रहा है? आपका एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। दोनों के बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। कुरू नेशनल पार्क 2018 में नेशनल पार्क डिक्लेयर किया गया था, ये आपको मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, विंध्यान हिल्स के अंदर लोकेटेड है, ऑफ द नॉर्दर्न मध्य प्रदेश, नियर द चंबल रिवर बेसिन। साथ ही साथ आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि आपको ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे, और यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज हैं, लेपर्ड्स, चिंकारास, नीलगाय, स्ट्रिप्ड हाइनास, जैकल्स, ठीक है, ये देखने को मिल जाएंगे। और जहाँ पे इनको रिलोकेट किया जा रहा है वो है गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। जैसा हमने पिक्चर में देखा, ये भी आपका मध्य प्रदेश में ही लोकेटेड है, इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट, और इसको 1974 में एस्टेब्लिश किया गया था। गांधी सागर डैम के बैक वाटर में ये लोकेटेड है, ऑन द चंबल रिवर। साथ में ही इसको चीता हैबिटेट डेजिग्नेट किया गया है आफ्टर कूनो। ठीक है, और ये काथियार गिर ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट का आपको हिस्सा देखने को मिल जाएगा। कुछ वाइल्ड लाइफ स्पीशीज जैसे फॉर एग्जांपल वाइल्ड डॉग, जिनको हम डोल के नाम से जानते हैं, चिंकारा, लेपर्ड, ऑटर, मगर क्रोकोडाइल, स्पॉटेड डियर, सांबर, ग्रे लंगूर, ये सब भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। नेक्स्ट चलते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस राबी अभियान 2025 को थोड़ा स्टडी कर लेते हैं। दोस्तों यूपीएससी में कई बार ना इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं कि कौन सी क्रॉप किस टाइप की है, क्या वो राबी है, क्या वो खरीफ है, क्या वो जायद है। अब आप लोग जानते होंगे कि राबी क्रॉप्स ऐसी क्रॉप्स को बोला जाता है जिनको आप लोग अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के समय के ऊपर सो करते हो, एंड कहीं ना कहीं मार्च, अप्रैल, मई के समय आप उनको हार्वेस्ट करते हो। मोस्टली मतलब मार्च अप्रैल में हो जाता है, ठीक है, मोस्टली हमें देखने को मिलता है। एंड जैसे फॉर एग्जांपल वीट की अगर मैं खासकर बात करूँ ना, तो वीट इसी तरह से सो होती है, एंड मार्च अप्रैल के आसपास उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। बाकी उसके अलावा बार्ले, मस्टर्ड, ग्राम, पीस, ये सारे आपके राबी क्रॉप्स हैं। इनके ना आप एग्जाम्पल याद रखिएगा, ऑलरेडी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछ रखा है कि इनमें से राबी क्रॉप कौन सी है और खारिफ क्रॉप कौन सी है। उसी तरह से खारिफ क्रॉप की बात करें तो दोस्तों ये जून जुलाई जब थोड़ा बारिश स्टार्ट होती है, मानसून का समय स्टार्ट होता है, साउथ वेस्ट मानसून आता है, उस समय सो की जाती हैं एंड हार्वेस्ट की जाती हैं सितंबर अक्टूबर के आसपास। इसमें आपका राइस हो गया, मेज, मिलेट, ग्राउंड नट, कॉटन, सोयाबीन, ये सब एग्जाम्पल आपको खारिफ क्रॉप के देखने को मिल जाएंगे। अब कई बार ना हम साल में एक तीसरी क्रॉप भी लगाते हैं जिसको हम लोग जैद क्रॉप के नाम से जानते हैं। दरअसल में ना ये जो टाइम होता है अप्रैल टू जून का, ये कई बार थोड़ा सा फ्री टाइम होता है, क्योंकि नॉर्मली किसान क्या करते हैं, मार्च के आसपास या अप्रैल के आसपास राबी क्रॉप हार्वेस्ट कर लेते हैं, फिर अगली क्रॉप उनको जून जुलाई में लगानी होती है। तो ये 2 से 3 महीने का समय जो होता है ना, इसमें कई बार छोटी अवधि वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम लगा लेते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं जायद क्रॉप्स। इसमें आपका वाटरमेलन, मस्क मेलन, कुकुम्बर, फॉडर क्रॉप, पम्पकिन, ये सारे एग्जाम्पल आपको जायद क्रॉप के आपको देखने को मिल जाएंगे। अब हमारे जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उन्होंने नेशनल एग्रीकल्चर कॉन्फ्रेंस राबी अभियान 2025 को इनॉग्रेट किया है। अब इसमें देखो पर्पस क्या है, आप इस बात को समझना कि जैसे अगर हम बात करें 2024-25 की, तो इस बार का हमारा फूड ग्रेन आउटपुट कितना आया, लगभग 353 मिलियन टन। ठीक है, अगले साल का मतलब पिछले साल के मुकाबले हमने 6.5% का इंक्रीज किया, एंड आने वाले साल के अंदर हमारा जो टारगेट होगा वो 362.5 मिलियन टन आपको देखने को मिलेगा। तो कोशिश यही है कि जैसे पिछले सालों के अंदर हमने काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया, रिकॉर्ड हार्वेस्ट हुई राइस, व्हीट, मेज, ग्राउंडनट और सोयाबीन की, ऐसे ही आगे हो। और इस बार की थीम थी वन नेशन वन एग्रीकल्चर वन टीम। अब इसमें ना देखो स्पेशल जो फोकस रहने जा रहा है हमारे इस राबी अभियान के अंतर्गत, वो आपका फोकस यहाँ पे पल्सेस और ऑयल सीड्स के रिगार्डिंग भी रहेगा। उसका देखो कारण आप यही समझिएगा, क्योंकि पल्सेस और ऑयल सीड्स में ना अभी भी हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, अभी भी हम दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हैं, पल्सेस के लिए भी और ऑयल सीड्स के लिए भी। सो दैट इज़ वाई हमारे बहुत ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो होते हैं वो यहाँ पे इंपोर्ट करवाने में ऑयल सीड्स और पल्सेस को लग जाते हैं, और इसलिए हम चाहते हैं कि अगर पल्सेस और ऑयल सीड्स हम ज़्यादा प्रोड्यूस कर पाएँ, उससे हमारे देश को काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगा, एंड हमारे डॉलर्स भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो हैं वो बच पाएंगे। ठीक है, आगे हमारा जो छोटा सा एक टॉपिक है वो है पैसिफिक एंजल 25 के रिगार्डिंग। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि ये इंडो पैसिफिक रीजन की सबसे बड़ी डिजास्टर रिस्पॉन्स और ह्यूमैनिटेरियन कॉपरेशन एक्सरसाइज है। दैट इज वाई इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इंडो पैसिफिक तो अपने आप में हमेशा न्यूज़ में रहता ही है। दरअसल में ये पैसिफिक एंजल जो है ना, इसको 9 सितंबर को लॉन्च किया गया था श्रीलंका में। अब भारत ने भी यहाँ पर यूएसए और श्रीलंका को यहाँ पे ज्वाइन कर लिया है
पैसिफिक एंजल 25 के अंदर। तो इससे क्या होगा, HADR जो हमारा ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ ऑपरेशन है, उसको लिए प्रिपेयर्डनेस के लिए, उसको बेहतर करने के लिए ये काम करेगा। बाकी इसमें मेजर रोल जो है वो आपका USA और श्रीलंका का है, पर साथ ही साथ आपके भारत, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, जापान और मालदीव्स, ये सब के ट्रूप्स भी यहाँ पे इन्होंने इसको ज्वाइन किया है। तो इसमें आपका सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो गया, मेडिकल रेडिनेस हो गया, एविएशन सेफ्टी, इंजीनियरिंग सपोर्ट, इन सब चीज़ों का भी यहाँ पे ध्यान रखा जाएगा। सो दिस इज योर पैसिफिक एंजल 25, राइट। अब दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है। एंड साथ ही साथ जो मैंने आपको कल होमवर्क दिया था, एक था छठ पूजा के रिगार्डिंग। दोस्तों ये आपको मोस्टली पंजाब हरियाणा में नहीं देखने को मिलती, ज़्यादातर आपको बिहार, झारखंड, यूपी, वेस्ट बंगाल, इन सब एरियाज में ज़्यादा देखने को मिलती है छठ पूजा का जो सेलिब्रेशन है। तो पहला स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। पोर्ट ऑफ हुदैदा जो है वो आपका ओमान में नहीं बल्कि आपका यमन में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए सेकंड स्टेटमेंट भी आपका यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। PM मित्रा पार्क स्कीम की बात करें तो दरअसल में ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के द्वारा यहाँ पे लॉन्च करी गई है, इसलिए ये थर्ड स्टेटमेंट भी आपका इनकरेक्ट होगा, राइट दोस्तों। तो इसी तरह से आप सब लोग हार्डवर्क करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।